रिलेवेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 7th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में किस तरह से पैटर्न शो हो रहा है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, किसमें इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज तो बेसिकली हम दो टाइप की पढ़ते हैं, किस कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ट्रेंड्स देखने हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल में देखने हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये जो टर्म है, ये टर्म दो चीजों पे मैं डिफाइन कर सकता हूं। पहली चीज तो यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी लेवल्स पे, एनर्जी लेवल्स, इन दो टर्म पे हमें एलिमेंट्स को पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रेंड है हमारे सिलेबस में वो है ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड इन दैट द फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हम सबसे पहला ट्रेंड पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर आपको एटम पता है तो एटम, अगर मैं मान लूं मेरे पास सोडियम है या पोटेशियम है या सोडियम ले लो, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज तक हमें सब कुछ सीख चुके हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका जितना z की वैल्यू उतना उसका इलेक्ट्रॉन काउंट। मान लो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या करूंगा मैं, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूंगा। देखो सबसे पहले शेल्स है, ये न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कोर न्यूक्लियस। उसके बाद फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। ठीक, अब मुझे देखना है इलेक्ट्रॉन्स में किस तरह से फिल करता हूं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का घर होता है, जगह होती है, ये बेसिक चीज है, बचपन में पढ़ा होगा आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 2 और 8, 3, 3, 6, 7, 8, 10 हो गए। अब एक बचा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, सोडियम का। 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरह से अरेंज किए हैं। अब देखो यहाँ पे ये अगर मैं k मानता हूं, ये k है, ये l है, ये m है। ठीक है, इसके n की वैल्यू है, इसके n की वैल्यू है, इसके n की वैल्यू है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अच्छा देखो अगर मैं l की बात करूं तो यार इस l में ये 2s एंड 2p दो ऑर्बिटल है। ठीक है, 2s 2p 2 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, m में 1 इलेक्ट्रॉन है, k में 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से है, 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन से, और लास्ट हमारा 3s1 क्या है, यहाँ पे है 3s1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये तो बात हो गई उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जहां पे मैं ये बता रहा हूं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मेरे न्यूक्लियस पे लाई कर रहे हैं और मेरे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एटॉमिक रेडियस करना है, इस एटॉम की रेडियस करना है, कहां से कहां तक, इस न्यूक्लियस से इस वाले, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, इस रेडियस को हमको कैलकुलेट करना है। पर देखो एटॉमिक रेडियस की जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन और डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू outermost shells of electron। मतलब जो यहाँ पे हमारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा शेल्स का या एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो उन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम एटॉमिक रेडियस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम एटॉमिक रेडियस सिंगल एटॉम की करते हैं, नहीं करते। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एटॉम की जो साइज होती है, एटॉम की साइज होती है 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट करें यम में
तो 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत छोटी है, बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। तो वो इतना छोटा है कि इसका सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम कंबाइन एटम्स की रेडियस निकालते हैं, ठीक है, कंबाइन एटॉम की रेडियस निकालते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखो एक और चीज है, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ये कोई बाउंड्री नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही होगा। इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, अगर मैं पढ़ाऊंगा आगे तो मैं उसमें भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नेचर, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन्स आर वेव इन नेचर हम कहते हैं, वेव इन नेचर, ठीक है। मैं ये तो दिखा रहा हूं कि ये यहाँ पे राउंड 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 घूम रहा है, पर एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि ये यहाँ पे है, 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 ये यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं बता सकता, बस उसका कहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन काउंट ये बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए तीन चीजें हमें बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। सबसे पहले तो उस एटॉम की साइज बहुत छोटी होती है, तो हम उसको सिंगल निकाल नहीं सकते। दूसरा, इसकी जो बाउंड्री है, देखो इसकी जो बाउंड्री है, पहली क्या है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। दूसरा क्या है पॉइंट, कि इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड बाउंड्रीज, अनडिफाइंड और अनएक्यूरेट, अनएक्यूरेट बाउंड्रीज, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज एक तो अनएक्यूरेट है, डिफाइन नहीं है। और तीसरी चीज है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उसके सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते, वो किसी ना किसी के साथ कंबाइन होते हैं, या तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, या तो वो फ्लोराइड बनाते हैं, या उसका O2 गैसेस बनाते हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ही रहते हैं। तो सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हमें, सिंगल एलिमेंट हमें ज्यादातर नेचर में नहीं मिलता, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमें, कि कोई भी एलिमेंट सिंगल नहीं रहता, सबसे ज्यादा एलिमेंट सिंगल नहीं रहते, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म में रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, कंबाइंड। ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से हम एटॉम की साइज सिर्फ एटॉम से नहीं निकाल सकते। एटॉमिक रेडियस है, उसके एटॉमिक रेडियस को सिर्फ एक एटॉम से नहीं निकाल सकते। तो तब हम क्या करते हैं, दोनों एटॉम्स को कंपेयर करते हैं, दोनों एटॉम्स के बॉन्डिंग को देखते हैं, और जिस प्रकार की उसमें बॉन्डिंग है, जिस टाइप की बॉन्डिंग है, उस टाइप के बेसिस पर हम उनकी स्टडी करते हैं, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एटॉमिक रेडियस है वो तीन टाइप में डिवाइड होती है। सबसे पहले अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं, तो पीरियोडिक टेबल मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे हमें मेटल एंड नॉन मेटल को देखना है। मेटल के ऊपर अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल्स अलग टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, और एक हमें और चीज देखनी है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें एटॉमिक रेडियस में देखनी है, इन तीन चीजों के बॉन्ड फॉर्मेशन देखने हैं, और इनको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है डिफरेंट बॉन्ड्स में, ये भी हमें एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो, वहां पे जाने से पहले आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखा होगा कहीं। मैं ये जो सोडियम निकाल रहा हूं यहाँ पे, सोडियम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी एक होता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इंपॉर्टेंट है, देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको गूगल पे भी मिलेगा, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे मैं न्यूक्लियस ले रहा हूं, मैं न्यूक्लियस को यहाँ पे लिया, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, सबसे पहले तो मेरा 1s है, s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल मतलब गोल गोल गोल, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल निकाला s का, और उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब ये ऑर्बिटल का काम खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन, 2s जो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, वहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो 1s है, 1s से एनर्जी लेवल 2s की ज्यादा होगी, हम एनर्जी लेवल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेसिस पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जो 2s की जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा होगी। मैंने 2s को अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं कुछ इस तरह से निकालना, ठीक। अब मेरे पास 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने यहाँ पे निकाल दिए। अब देखो आगे का जो मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है 2p6 मुझे 6 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। मैंने क्या किया, p का ऑर्बिटल निकाला।
देखो यस आर स्फेरिकल इन शेप, पी इज डम्बेल इन शेप, डी इज डबल डम्बेल इन शेप। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डम्बल टाइप निकालना है। डम्बल मतलब इस प्रकार का। ठीक, मैंने ये निकाला, एक हो गया। हमें 3 निकालने हैं ऑर्बिटल। क्यों निकालने हैं 3? क्योंकि 3 एक्सिस पे हमारा पी ऑर्बिटल लाई करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 मैंने निकाल दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए अभी तक हमारे? ये 1s निकाला हमने सबसे स्टार्टिंग में, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर p में 6 इलेक्ट्रॉन निकाले 2p में। अब मेरे पास बचा है 3s। ठीक, 3s को क्या करूंगा मैं? 3s इस 2s से बड़ा है, तो मैंने यहां पे कर दिया, सॉरी। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल किसका? इसी एलिमेंट का एटॉमिक मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये जो हमने देखा था ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, क्योंकि यहाँ पे हमें बाउंड्री डिफाइन नहीं है और कंबाइंड स्टेट दिखाना है हमें इलेक्ट्रॉन्स का, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे पहली बात। अब मैं बात करूंगा एटॉमिक रेडियस के 3 टाइप्स, जहां पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे जो एलिमेंट्स है वो मेटल होंगे तो किस टाइप का, सॉरी नॉन मेटल होंगे तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे, मेटल होंगे तो किस टाइप का बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज किया था कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, जो 11th में हमारा मतलब सैचुरेशन था उस टाइप का सैचुरेशन 12th में नहीं है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि अगर आप ख्वाब देखते हो, अगर आप ख्वाब देखते हो तो उसे पूरा करने की काबिलियत भी आपके अंदर ही होती है। ठीक है, और यूं ही पूरे नहीं होते हैं ख्वाब, यूं ही मुकम्मल नहीं होते ख्वाब, इसके लिए बहुत सी रातें जागनी भी पड़ती है। तो देखो बच्चों, हमें एटॉमिक रेडियस देखनी है। एटॉमिक रेडियस के हमें 3 पोर्शन देखने हैं। सबसे पहला टाइप है एटॉमिक रेडियस का जो मेटल से बनता है, और उस बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो है मेरा नॉन मेटल से बनता है और उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड वन इज द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल, वंडरवॉल बॉन्ड कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये किससे बनता है, किस अट्रैक्शन से बनता है? वंडरवॉल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये रियल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है, ये दोनों बॉन्ड है। अब सबसे पहली चीज देखेंगे हम कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो नॉन मेटल्स बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट, कोवेलेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लो मेरे पास मीथेन है, CH4 मॉलिक्यूल। आप केमिकल बॉन्डिंग में इसका और डीप में पढ़ोगे। ठीक है, इसके ऑर्बिटल कैसे मिक्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, VSDPR क्या होती है, VBD क्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने CH4 लिया, CH4 को मैं इस तरह से दिखाता हूं, ये है मीथेन। ठीक है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है, देखो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बना है यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का होता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है। तो इन दोनों के फॉर्मेशन से, इन दोनों के कंबाइन एक होके बॉन्ड बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि ऑर्बिटल्स की जहां जहां पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन का ऑर्बिटल, ये कार्बन का ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कब बना है? जब हाइड्रोजन को भी उसका बेनिफिट है, कार्बन को भी उसका बेनिफिट है। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो सॉरी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 ही आते हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो बहुत गरीब था। ठीक है, कार्बन उसके पास गया और उससे कह रहा था कि आप यार 4 भाई हो, मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन आपका दे दो और मैं अपना 8 इलेक्ट्रॉन का कोटा कंप्लीट कर जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। तो हाइड्रोजन ने कहा कि भाई देख, हमारे पास तो खुद का 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हमें खुद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, हम 1 इलेक्ट्रॉन से खुद डेफिशिएंट है और आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन
बता रहे हो, ठीक है। पर हाइड्रोजन का भी नेचर अच्छा था, कार्बन का भी नेचर अच्छा था, दोनों का जरूरत थी, ठीक है। ये मेड फॉर ईच अदर है, हमेशा के लिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन क्या करता है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दोनों एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन खुद का इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखता है, कार्बन भी अपना खुद का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है। बस उन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करते हैं। और इस टाइप के बॉन्ड को, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है मेरे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये तो हो गया पहला, ठीक। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड पे कंटिन्यू करके चलेंगे। मेटेलिक और वंडरवॉल को हम पहले तो हम कोवेलेंट पढ़ेंगे, उसके बाद मेटेलिक पढ़ेंगे, फिर वंडरवॉल पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कोवेलेंट बॉन्ड। हम कोवेलेंट रेडियस के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो कोवेलेंट रेडियस हम किससे निकाल सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से निकाल सकते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से हम निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यहां तक तो ठीक है, पर अगर मेरे पास दो टाइप के एटम्स होते हैं, एक तो मैं मान लूं मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, अभी मैंने एग्जांपल बताया, और दूसरा है मेरे पास H2 गैस या H2 मॉलिक्यूल, O2 F2, ठीक है, etc। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को, जिनको हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये जो दिखा रहा हूं मैं आपको बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो एटम्स है वो है सेम, दोनों टाइप, दोनों साइड में, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे, तो इस टाइप के एटम्स को होमो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस कहेंगे, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस और कहेंगे। और हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक, ठीक। और अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मैं इस तरह से दे सकता हूं, HF, ठीक है, या CO2H ऑक्सीजन कार्बन, ठीक, या इसको क्या है ये, क्या है ये, इसको मैं अगर R करूं तो क्या है ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, ये होमो एटॉमिक के मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो जहां पे दोनों के दोनों, सारे के सारे दोनों के दोनों सेम हो। मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है इस तरह का, और ऑर्बिटल से, न्यूक्लियस नहीं ऑर्बिटल से, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये इनका न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको मैं अगर A बनूं तो इसको भी मैं A ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, A कंसीडर करता हूँ अभी के लिए, कंसीडरेशन के लिए A कंसीडर करता हूँ। ये जो बनने वाला बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बन जो रहा है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा देखो, ये जो 2 न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होता है या बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसको कहते हैं हम इंटर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस के बीच में, 2 न्यूक्लियस के बीच में, 2 न्यूक्लियस के बीच में, इसी का मतलब इंटर न्यूक्लियर, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम जब दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, DA माइनस ए, DA माइनस ए, तो इसको हम कहते हैं ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब ये हो गई पहली बात, मुझे निकालना है रेडियस। अगर मैंने इसको ए कहा तो रेडियस ऑफ रेडियस निकालना है मुझे R की, ठीक है, RA मतलब A की रेडियस, R मतलब रेडियस, A मतलब इस एटम की, ठीक है, इस एटम की दोनों एटम होमो सेम, डाई 2 एटॉमिक एटम्स, 2 एटम्स है, सेम एटम्स है, और ये
एक दूसरे के साथ कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। जो दो न्यूक्लियस के बीच में होता है उससे हमें निकालनी है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस हम किस तरह से निकालेंगे, रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, डी ए माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम उसका कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। किस मॉलिक्यूल की, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल की, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल की, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। अब यहीं पे मैं देखता हूं हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डाई का मतलब दो एटम्स, हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैं एटम्स को मॉलिक्यूल क्यों कह रहा हूं, एलिमेंट्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बनाते हैं, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे H2 लिया था, यहाँ पे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूंगा CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब देखो हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हमें यहाँ पे एटम्स ही लेने हैं, तो यहाँ पे जो एटम्स हमने लिए थे वो डिफरेंट थे, यहाँ पे जो हम एटम्स लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो एटम हमने लिए थे वो सेम है, यहाँ पे जो एटम्स हम लेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। मैं अब इसको ए कहूंगा, इसको बी कहूंगा। यहाँ पर भी एक डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियस के बीच में, और यहाँ पर भी इस डिस्टेंस को हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही कहेंगे। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही कहेंगे। बस इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम दिखाते कैसे हैं, डी ए माइनस बी, डी ए माइनस बी के फॉर्म में दिखाते हैं। यहां तक तो सेम है प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे ए जो मेरा एटम है और बी एटम है, इन दोनों की जो एटम की साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसकी और इसकी साइज डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको हेटेरोडायटॉमिक मॉलिक्यूल बोला। उनका बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वो क्या किस तरह से मैं दिखाता हूं, जहां पे मैंने डी ए माइनस दिखा था, यहाँ पे डी ए माइनस बी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज क्या है, इस अगर इक्वेशन को मुझे इस तरह से अरेंज करना है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट सामने आए थे, एक उनका नाम था स्कॉमेकर एंड स्टेवेंसन। इन दो साइंटिस्ट ने हमें एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, इक्वेशन देखो क्या कहती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए माइनस बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। ठीक है, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चेंज से बेटर वर्ड है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किस किस में, आर ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आर बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन दोनों का डिफरेंस का मीनिंग है डेल्टा एक्स। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर मैंने फ्लोरीन लिया, सॉरी यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 पॉइंट समथिंग है, कार्बन का 2.5 2.2 के नियर बाय है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा 2.2 माइनस 4.0, जो आएगा आंसर वो हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, 0.09 हमारा कांस्टेंट है, और ये आर ए एंड आर बी इज द रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। अगर आपको मैंने ये डिस्टेंस दिया, आपने दिया हुए मॉलिक्यूल में डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली, तो आप रेडियस ऑफ आर एंड रेडियस ऑफ बी निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज आप निकाल सकते हो। अगर मैंने ये दिया, ये आपको यहाँ पे इक्वेशन में ही है, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज निकाल सकते हो, तो रेडियस ऑफ ए या रेडियस ऑफ बी निकाल सकते हो। ठीक है, इसी का एक डिराइव फॉर्म भी आता है, देखो इसका एक डिराइव फॉर्म है डी ए माइनस बी, सेम है, डी ए माइनस बी सेम मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, सी ए, देखो यहां पे इंपॉर्टेंट है, काय ए माइनस सी बी काय बी। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो सी ए है ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इसका मीनिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन सेम ही है, इसका डिराइव फॉर्म है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, हमने कोवेलेंट रेडियस के बारे में दो टाइप में पढ़ा है, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है और हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। इसके बाद वाला जो पोर्शन है मेरा वो है मेटेलिक रेडियस। देखो मेटेलिक रेडियस क्या होता है, मेटल मेटल जब बॉन्ड बनाते हैं, सेम तरीके के मेटल मेटल जब बॉन्ड बनाते हैं तब हम उसे कहते हैं कि मेटेलिक रेडियस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेटेलिक रेडियस, ठीक है। मेटेलिक रेडियस देखो, जो हमारी सेकंड रेडियस है वो है मेटेलिक रेडियस, और उस मेटेलिक रेडियस को हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है। मेटेलिक रेडियस या इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। अब देखो वहां पे हम बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, और उस कोवेलेंट बॉन्ड के दो जो हमारे डायटोमिक, होमोडायटोमिक एंड हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखा था, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, हम दो मेटल्स को लेंगे, दो मेटल के एटॉम को लेंगे, टू मेटल्स एटॉम, टू मेटल एटॉम, और ये एटॉम कैसे होंगे, सेम होंगे, सेम टू मेटल्स एटॉम को हम लेंगे। यहां पे मैंने लिया, मान लो ये मेरा आयरन है, ये मेरा आयरन है, ये मेरा आयरन है। इस तरह की मेटल मेटल में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट है। यहाँ पे एक मेटल एटॉम को दूसरा मेटल एटॉम सिर्फ अटैच है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के वो फ्री होते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर मेटेलिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हम दो मेटल एटॉम की बात कर रहे हैं, और दोनों के दोनों मेटल एटॉम जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो मेटेलिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ये बॉन्ड होगा मेटेलिक बॉन्ड। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, इस मेटेलिक बॉन्ड से हम निकाल सकते हैं कि मेटेलिक रेडियस किस तरह से निकाली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे पास ये दो मेटल्स के एटम्स है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ओवरलैप नहीं है, अटैच है। ये मान लो ए है, ये भी ए है, क्योंकि मैंने कहा अगर ये आयरन है तो ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है। तो ये ए है, ये भी ए है, इन दोनों के बीच में भी एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, हमने देखा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और हम इसे भी उसी तरह से दिखाते हैं। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम यहाँ पे किस तरह से दिखाते हैं, डी ए माइनस ए, डी ए माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा करते हैं, डी ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या करेंगे, हमारी मेटेलिक रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका जो अगर फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे, मेटेलिक रेडियस आर ए इज इक्वल टू डी ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा मेटेलिक रेडियस निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो मेटल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर ओवरलैपिंग हो रही होती तो कोवेलेंट नेचर शो करता। या हम मेटेलिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो 80% हमारे पीरियड टेबल में मेटल्स है, उन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मेटेलिक बॉन्ड देखा, उससे हम मेटेलिक रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आर ए इज इक्वल टू डी ए माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। और ये सब किस लिए है, सेम एटम्स के लिए, सिर्फ टू मेटल्स एटम कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेटेलिक रेडियस जो हमने सेकंड देखी। अब थर्ड वन हम देखेंगे कि वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, ठीक है। वंडरवॉल रेडियस क्या होती है, वन इज द वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। ये जो रेडियस बनती है, ये बनती है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मान लो मेरे पास ए और बी दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल का एक साथ कोई भी प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन, रियल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ उनका क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। थोड़ा फार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, थोड़ा फार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं वंडरवॉल रेडियस। देखो वंडरवॉल रेडियस क्या है, वंडरवॉल रेडियस क्या है, जहां पे हम सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा हाल्फ, देखो हाल्फ मतलब आधा, हाल्फ द डिस्टेंस
बिटवीन किसके किसके बीच में, दो न्यूक्लियाई के बीच में आधार, ठीक है, टू न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पे किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, तो टू नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम्स, नेबर मतलब बाजू वाले, नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, देखो ये तो एक थ्योरेटिकल फॉर्म हुआ। हाफ द डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियाई में, दो नॉन बॉन्डिंग नेबरिंग एटम्स में एडजेसेंट मॉलिक्यूल के, ठीक है। किस तरह से होगा देखो, मैं अगर नोबल गैस के बारे में बताऊं तो वो सारे के सारे कैसे हैं, इनर्ट गैसेस है, जिनको हम मोर स्टेबल कहते हैं। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2, उसका डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, और उसका हम स्टेबल कहते हैं या इनर्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा किसी के भी साथ। तो जो मॉलिक्यूल इनर्ट होते हैं या स्टेबल होते हैं, जो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो मॉलिक्यूल हमें वंडरवॉल रेडियस शो करते हैं। वो मॉलिक्यूल कौन सी रेडियस दिखाते हैं, वंडरवॉल रेडियस दिखाते हैं। मान लो मेरे पास एक हीलियम का एटम यहाँ पे है, एक दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है। तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच, इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इन दो न्यूक्लियाई के बीच, ये वाला, इसको हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये भी हीलियम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहते हैं हम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में। दोनों के दोनों इनर्ट है, दोनों स्टेबल है, इसको भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन्स की, इसको भी नहीं है, ठीक है। तो ये ना तो लेंगे ना तो देंगे, इनकी खुद की कैपेसिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन्स की खुद की कैपेसिटी फुल फिल है, तो ये स्टेबल कहलाते हैं, इनर्ट कहलाते हैं। ये सिर्फ क्या शो करेंगे, वंडरवॉल रेडियस शो करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर बन सकता है कुछ तो क्या बन सकता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक छोटा सा अट्रैक्शन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको बात करूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की, यहाँ पे आप अटैचमेंट नहीं है, बॉन्ड नहीं, तो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैंने इसको ए और इसको ए कहा तो ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इसको डी कहते हैं, बॉन्ड लेंथ माइनस डी ए, मतलब ये जो डी ए है इसको कहूंगा इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ इससे माइनस होगी पूरी से, और जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। और ये हो गई हमारी पहली बात कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम किस तरह से निकालते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसी डी को ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमारा निकलता है, इस डी को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा क्या आता है, वंडरवॉल रेडियस। ठीक, वंडरवॉल रेडियस हम किस तरह से निकालते हैं, डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करूं, O2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, O2 मान लो मेरा एक ऑक्सीजन इस तरह से है, एक ऑक्सीजन इस तरह से, क्या होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो लोन पे एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, 1 2 3 4, बाकी के यहाँ पे ऑर्बिटल्स है। अब इन दोनों में तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, इन दोनों की रेडियस में कोवैलेंट से निकाल सकता हूँ। पर अगर मान लो यहाँ पे मेरा दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मेरा तीसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इसको किस तरह से निकालूंगा, इन दोनों के डी के डिस्टेंस, इसको मैं कहूंगा डी, और डी डिवाइडेड बाय 2, या इसका जो डी आता है उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, डी डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे क्या आएगा, वंडरवॉल रेडियस आएगा, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड रेडियस थी। अब हमें ये देखना है कि एटॉमिक रेडियस में हमारे पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ट्रेंड्स है, और उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टार्ट करूंगा कि पीरियोडिक टेबल में हमें ट्रेंड्स किस तरह से शो हो रहे हैं। इन द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल हम देखने वाले हैं कि इस एटॉमिक रेडियस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या किन किन फैक्टर्स पर, मेजर फैक्टर पर
हमारी एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है, ठीक है। तो उससे पहले मैं अगर बात करूं वंडरवॉल रेडियस की, मेटेलिक रेडियस की एंड कोवेलेंट रेडियस की, तो वंडरवॉल रेडियस सबसे ज्यादा होती है, लंबी होती है एज कंपेयर टू मेटेलिक रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये दो एटम्स के बीच में होती है या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ठीक है। ये कोई रियल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे मेटल्स की अटैचमेंट तो है पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। इस टाइप की सिर्फ अटैचमेंट है, सरफेस अटैचमेंट है, तो ये 2 नंबर पे होगी। और कोवेलेंट रेडियस जहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है वहां पे सबसे कम लेंथ होंगी किसकी, रेडियस की, एटॉमिक रेडियस की। तो ये हो गई एटॉमिक रेडियस की ऑर्डर। अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स है ये 2 मेजर फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमने बहुत देखा है, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू हम लिखते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन। इस n की अगर वैल्यू 1 है तो हम इसको k कहते हैं, 2 है तो l, k l m, 3 है तो m, तो ये ऐसे आगे चली जाती है, ठीक। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस तरह से अफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को। देखो जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब इंक्रीज हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज होती है, किसकी, एलिमेंट्स की, एटम्स की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होता है तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल पॉइंट है। अब दूसरा फैक्टर क्या है मेरा, सेकंड फैक्टर इज द जेड इफेक्ट, और इसे ही हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखना ये किस तरह से हमारे एलिमेंट्स पे या एटम्स पे, एटॉमिक रेडियस पे किस तरह से इफेक्ट करता है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे हम कहते हैं कि नेट पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव। देखो मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं। नेट पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एटम की बात करूं तो न्यूक्लियस में ही नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद उसके जो ऑर्बिटल्स है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा। बस इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सपीरियंस करेगा वो इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन कौन सा, बाय आउटर मोस्ट, आखिर का, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अगर इसका आउटर मोस्ट शेल है तो इस आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज खुद पे, नेट मतलब कंप्लीट टोटल पॉजिटिव चार्ज फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और उस पॉजिटिव चार्ज को एक्सपीरियंस करने का जो फेनोमेना है इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से हमारे एटॉमिक रेडियस पे मतलब क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक हो गया। जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी होता है, जेड इफेक्ट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, जेड का मतलब तो सबको पता है एटॉमिक नंबर, और इसका होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अब इस जेड इफेक्ट को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट का और एक नाम है, देखो ध्यान से देखना, कोर इलेक्ट्रॉन्स। जितने कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक। कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे निकाल के देखता हूं एक सल्फर का मॉलिक्यूल, देखो
यहाँ पे मैंने सल्फर का एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, राइट। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। अब कितने बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 15 16 एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। 16 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो मेरे पास एक फार्मूला मैंने अभी बताया कि अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है या जेड इफेक्ट निकालना है, उसके लिए फार्मूला क्या है? जेड इफेक्ट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इसके बहुत सारे नाम। अब मैंने क्या किया? जेड इफेक्ट निकालना है। जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सल्फर के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। 16 इलेक्ट्रॉन मैंने अरेंज किए। अच्छा, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो गए 10 और 12 प्लस 3p4, ठीक है। 3p4 इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3p4 होगा। अब देखो, ये जो मेरा 3p4 है और 3s2 है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं क्योंकि इन दोनों के n की वैल्यू, लास्ट वाले ऑर्बिटल के n की वैल्यू, 3s जो है और 3p जो है, इनके जो n की वैल्यू है ये सेम है, ठीक है। ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, वैलेंस शेल में आते हैं, क्योंकि उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम कहते हैं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोर इलेक्ट्रॉन्स है। कोर इलेक्ट्रॉन्स है या अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम नियॉन भी कहते हैं, इनर एलिमेंट। और नियॉन के सामने हम लिखते हैं 3s2 3p4, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जेड इफेक्ट हमें कैलकुलेट करना है। इससे जेड इफेक्ट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16 माइनस कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इज इक्वल टू प्लस 6। तो जो हमारा सल्फर है उसका जो जेड इफेक्ट का वैल्यू है कितना आ गया? प्लस 6 आ गया। इस तरह से हम जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि सर आपने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपने उसका मतलब उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बताया किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग। पर अगर मुझे जेड इफेक्ट का बताना है तो क्या बताओगे? तो देखो, जेड इफेक्ट क्या करता है? लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट। अब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास इस ऑर्बिटल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड करता गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम देख रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, इसका पॉजिटिव चार्ज इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। यही डेफिनेशन में बताया था मैंने कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन है, जो इन पे कंट्रोल है इसका, वो कंट्रोल कितना है ये बताता है जेड इफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता गया, यहाँ पे उनका कंट्रोल बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, जैसे जैसे मैं सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता जाऊंगा, वैसे वैसे हमारे जेड इफेक्ट की जो वैल्यू होगी, जेड इफेक्ट का कंट्रोल अपने इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और उसका जेड इफेक्ट उसको खींचेगा, तो वो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो जब जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, देखो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट अगर मेरा बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव अगर मेरा बढ़ रहा है, तो मेरी साइज जो है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होगी, छोटी होगी, डिक्रीज होगी, सही है। और इसी का रीजन क्या होगा? मेरी एटॉमिक रेडियस भी अगर साइज कम हो रही है, तो मेरी एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली कम ही हो जाएगी। तो जैसे जैसे मेरा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरी रेडियस कम होगी। मतलब जेड इफेक्ट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है, Z इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एटॉमिक रेडियस। ये हो गया फैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, इसका पीरियोडिक टेबल में क्या एप्लीकेटिव पार्ट है, ठीक है। पॉइंट इज ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। हमें पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स दिखने हैं, किसके, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स दिखने हैं। तो सबसे पहली बात देखो, मैं अगर ग्रुप की बात करूं, ग्रुप्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप्स में अब टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम आता हूं, वैसे वैसे मेरी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। और उसके एग्जांपल करके देखते हैं हम। हमारे पास हाइड्रोजन फैमिली है, हलीना की रब से फरिया, ठीक है। इसके कैलकुलेटेड वैल्यूज एनसीईआरटी में दिए हैं। इसका जो लिथियम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस है वो है 152, जो सोडियम की है वो है 186, इसकी है 231, 244, इसका है 2625 समथिंग, इसका है 262, ठीक है। इसका इन बिटवीन होगा 252, 242 समथिंग। तो यहां से अगर आप नीचे आओगे फ्रांसियम तक लिथियम से, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस दिख रहा है। यहाँ पे 152 है, यहाँ 168 है, 186 है, यहाँ पे 231 है, यहाँ पे 244 है, लास्ट 262 है। तो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। इसी का मतलब अगर मैं ग्रुप्स के बारे में बात करूं, तो इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम, और इसे हम कह सकते हैं डाउन द ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। ये हो गई मेरी ग्रुप्स के बारे में। अब यहीं पे अगर मैं पीरियड की बात करूं, पीरियड की, ठीक है। अब पीरियड में पहला पीरियड ही देखता हूं, ठीक है। पहले पीरियड में क्या है हमारे रो में, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक। इसकी कितनी दी है 152, और जो मेरे फ्लोरीन की साइज दी है वो है 64 एटॉमिक रेडियस की साइज। तो ये जो यहां से यहां तक जाता है वो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन पीरियड एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। अब देखो दोनों कंसेप्ट में क्या होता होगा। यहां पे आ जाओ टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में। मैं अगर ग्रुप्स की बात करूं तो यहां पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं या सेकंड ग्रुप की बात करूं, जहां पे लिथियम है सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में सोडियम है, तो यहां से यहां तक मेरी n की वैल्यू बढ़ गई है। और मैंने कहा था अगर मेरा n क्या है, मेरे एटॉमिक रेडियस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर n की प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे एटॉमिक रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, यहां से यहां बढ़ेगी, यहां से यहां बढ़ेगी, यहां से यहां से। इसी को कहते हैं हम ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। जो हमने दो फैक्टर देखे थे एटॉमिक रेडियस के, उसमें का पहला जो फैक्टर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, वो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू चेंज हो रही थी, यहाँ पे हमारे n की वैल्यू सेम पीरियड है, तो n की पूरी वैल्यू सेम है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जो फैक्टर डिफाइन करता है वो फैक्टर है z इफेक्ट। अब z इफेक्ट का क्या कहना था, लिथियम है, मान लो मैं यहाँ पे लिथियम निकालता हूँ 1s2 2s1, बेरिलियम का मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1s2 2s2, मतलब इसी s में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अच्छा, अब बोरॉन को लूंगा मैं 1s2 2s2 2p1 एटॉमिक नंबर 5,
ठीक है। वही कार्बन लूंगा मैं तो 1s2 2s2 2p2, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे करते करते मैं फ्लोरीन तक चला गया। 1s2 एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p5, ठीक, 2p5 2s2 2p5, तो ये हो गया फ्लोरीन। इसी का मतलब क्या है कि जो मेरा ऑर्बिटल है वो सेम है, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, और ये जो मेरा ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग वाला जो ऑर्बिटल है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिए, उसके बाद मैंने लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला। वही अगर बेरिलियम का डालना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, बोरॉन का डालना है तो यहाँ पे डालूंगा, कार्बन का डालना है तो यहाँ पे डालूंगा, नाइट्रोजन सेम यही डालूंगा, ऑक्सीजन यहाँ डालूंगा, और फ्लोरीन का भी यहाँ डालूंगा, और लास्ट में नियोन का भी मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन यही होगा। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सेम ऑर्बिटल में मेरे इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड हो रहे हैं, सेम ऑर्बिटल में अगर मेरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो मेरा अंदर का जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, वो प्रोटॉन का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे जैसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे ऑर्बिटल के, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के, वैसे वैसे मेरे इसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है इस इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ती जाएगी, और इसी का मतलब क्या है, मेरा जेड इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और मैंने कहा था कि अगर मेरा जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है पीरियड में, अगर मेरा जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो मेरी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये हो गए मेरे 2 कंसेप्ट। ये 2 फैक्टर मुझे कहाँ लगाने हैं, ग्रुप्स में क्या होगा, लेफ्ट टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। 2 कंसेप्ट आ गए। यहाँ पे टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह क्या थी, मेरी n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा बढ़ रहा था, और यहाँ पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने की वजह क्या थी, यहाँ पे मेरे सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। अब मैं देखूंगा एग्जांपल के साथ s ब्लॉक में क्या होगा, p ब्लॉक में क्या होगा, और d ब्लॉक में क्या होगा, और f ब्लॉक में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पे सेम है s ब्लॉक के बारे में। s ब्लॉक यही है, बे मां का सर बा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट, मतलब मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, सेम पीरियड में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किए, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, 11 ये 12, इसमें आपने 8 ऐड किए, इसमें फिर आपने 8 ऐड किए, इसका एटॉमिक नंबर आएगा 2 8 8 बराबर, जिसको हम मैजिक नंबर कहते थे, मैंने कहा था, पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये लिथियम से अगर मैंने लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर किया तो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होगी s ब्लॉक में। ठीक है, s ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं हम। लिथियम की एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से ज्यादा होगी, सोडियम की एटॉमिक रेडियस मैग्नीशियम से ज्यादा होगी, पोटेशियम की कैल्शियम से ज्यादा होगी, रुबिडियम की सिलियम से ज्यादा होगी, और सीजियम की बेरियम से ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, फ्रांसियम की रेडियम से ज्यादा होगी। तो ये जो लिथियम है टॉप टू बॉटम, इसकी जो रेडियस है यहाँ पे इंक्रीज करती है, ये तो हमने अभी पढ़ा है, और सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा, टॉप टू बॉटम इसकी मतलब यहां से यहां तक रेडियस डिक्रीज कर रही है, यहां से यहां तक दोनों की रेडियस इंक्रीज कर रही है। तो ये हो गया हमारा यस ब्लॉक। अब सेम कंसेप्ट मैं देखूंगा पी ब्लॉक में। तो हम देखेंगे पी ब्लॉक। सबसे पहले रो जो पी ब्लॉक का है, बाई अली गावात इंजेक्शन टोचायला, बाई अली गावात इंजेक्शन टोचायला कशी गेली सून परभणीला नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सोबत भेटला देखो यहाँ पे ये जो हमारा ट्रेंड मैंने बताया था, जैसे एस ब्लॉक में क्या कर रहा था, लिथियम है, बेरिलियम है, लिथियम की जो रेडियस ज्यादा थी और इससे ज्यादा सोडियम की थी। तो सेम ट्रेंड हम यहाँ पे दिखाएंगे। बोरॉन क्या होगा, ज्यादा होगा इस तरह से। एक्सपेक्टेड तो यही है कि ये होना चाहिए। बोरॉन से एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम से गैडोलियम की, गैडोलियम से इंडियम की, टिल्वियम की। ये तो ट्रेंड सही था, पीरियड का ट्रेंड यहाँ पे भी सही था। पर अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रुप की बात करूं,
ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में जो एक्सपेक्टेड था हमारे, क्या बोरॉन की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो कम होगी एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी गैडोलियम से, उसके बाद इंडियम की होगी, उसके बाद टेल्यूरियम की होगी। तो एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड हमारा ट्रेंड था वो सही नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, पीरियड में तो ये चीज सही थी, पी ब्लॉक में पीरियड में ये चीज सही थी, फर्स्ट ग्रुप में ये चीज सही नहीं थी। ये जो मेरा गैडोलियम है वो यहाँ पे आ रहा था और एल्यूमिनियम मेरा यहाँ पे जा रहा था। क्यों जा रहा था? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये भी देखेंगे। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा था, बोरॉन गैडोलियम, बोरॉन से ज्यादा गैडोलियम की, गैडोलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की, देन इंडियम की, देन टेल्यूरियम की, ये हो रहा था हमारा। जब हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज को कंपेयर करके देखा ट्रेंड्स के, ये हमारा आंसर आ रहा था। तो देखो ये जो बोरॉन गैलियम एल्यूमिनियम एंड इंडियम टेल्यूरियम का ट्रेंड आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा था। और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि ये गैडोलियम से पहले वाले 3D एलिमेंट्स आते हैं और वो डी एलिमेंट्स में क्या होता है 1 से 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स जो डी ऑर्बिटल में होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। मतलब उस वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है गैडोलियम के, उन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का थोड़ा सा कंट्रोल कम कर देते हैं। न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है जेड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो कम कर देते हैं। और इसकी वजह से इसकी साइज होनी तो ज्यादा चाहिए थी एल्यूमिनियम से, पर होती नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का। अब हम डी ब्लॉक के बारे में देखेंगे। डी ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, वी आर डीलिंग विद द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में सबसे पहली चीज है कि कौन कौन सी ट्रांजिशन सीरीज आती है। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजिशन सीरीज है 3D, उसके बाद 4D, 5D एंड 6D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रांजिशन सीरीज है कहाँ की, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब अगर मैं 3D सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्कैंडियम से जिंक तक की ये सीरीज है, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक का। ठीक है, ये 4D सीरीज कहाँ से, एटरबियम से है कैडमियम तक। 5D सीरीज लैंथेनम से है, लैंथेनॉइड से, लैंथेनम से है मर्क्यूरी तक Hg, एंड ये है एक्टेनियम से UUP तक। ठीक है, तो ये जो मैं सबसे पहले सीरीज की बात कर रहा हूँ 3D सीरीज की, जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से जिंक तक, उस सीरीज से अगर मैं यहाँ पे पीरियड ग्रुप में आऊँ, सीधा ग्रुप मतलब सीधा यहाँ पे आऊँ तो 4D तक आने के बाद, ग्रुप में 3D से 4D तक आने के बाद हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो n की वैल्यू बढ़ने के बाद इंक्रीज होनी चाहिए। हमने पी ब्लॉक में वही देखा था, वही हुआ। यहाँ पे भी इंक्रीज ही हुई, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे भी इंक्रीज हुई। कहां से कहां तक आने के बाद, 3D से 4D तक आने के बाद। और यही अगर 4D से 5D या 5D से 6D में आने के बाद देखो ट्रेजेडी क्या होती है। 4D से अगर मैं 5D में आता हूं तो यहाँ पे लगते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स, और इसके वजह से यहाँ पे आता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लैंथेनाइड में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे चला जाता है, एंटी पेनाल्टीमेट शेल में, एंटी पेन अल्टीमेट शेल, एंटी पेनाल्टीमेट शेल में चला जाता है। और उसके वजह से हमारा ये वैल्यू इंक्रीज भी नहीं होता, डिक्रीज भी नहीं होता। जो इसकी लैंथेनाइड से 4D से 5D सीरीज की जो मतलब एटॉमिक रेडियस है वो नियरली सेम ही होती है। और सेम यहाँ पे एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सेम कंसेप्ट एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे 6D में 5D से अगर 6D में आता हूँ तो एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे भी वैल्यू एक तो सेम या थोड़ी सी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करूँ। अब अगर मैं 3D सीरीज के पीरियड के बारे में बात करूँ तो क्या होगा, देखो 3D ट्रांजिशन सीरीज पीरियड के बारे में मैं बात करूँ तो क्या होगा, ये तो ग्रुप की बात होगी। अब अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूँ, यहीं पे पीरियड देखो यहाँ पे स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, ये है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब देखो लेफ्ट टू राइट हमारा जो n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है या शेल की वैल्यू है, वो चेंज नहीं होती। हम d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं आगे चल के। तो वहां पे क्या हो रहा था, s ब्लॉक और p ब्लॉक में हम लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था और उस एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से मेरी साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी और हमारा z इफेक्ट बढ़ रहा था और एटॉमिक रेडियस कम हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ तक जो z इफेक्ट है ये ज्यादा होगा। कहां से, किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ठीक है, किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का यहाँ पे कंसेप्ट किस तरह से लगाया उन्होंने, z इफेक्ट इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, और ये जो माइनस सिग्मा है ये क्या है, हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी का मतलब क्या है, हमारे कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसी का मतलब होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब ये बढ़ेगा तब ये घटेगा। मतलब अगर ये डोमिनेट हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये डोमिनेट कर रहा है तो ये ज्यादा कम होगा। ठीक है, मतलब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, पता चल गया। अब z इफेक्ट में और स्क्रीनिंग इफेक्ट में कंपटीशन चलिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे z इफेक्ट से क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तब एटॉम्स की जो साइज है वो साइज क्या करेगी, एटॉमिक रेडियस की वो डिक्रीज करती जाएगी। और डिक्रीज कहां तक करेगी, मैंगनीज तक डिक्रीज करेगी। यहां तक उसकी, इसके वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो तीन एलिमेंट्स है यहां पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जो z इफेक्ट है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये दोनों ही बैलेंस रहते हैं। ना तो साइज कम होती है ना तो साइज ज्यादा होती है, एटॉमिक साइज, और ना ही उसके कंपैरिजन में एटॉमिक रेडियस कम होती है और ना ही एटॉमिक साइज कम होती है। तो z इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, z इफेक्ट इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और उसके वजह से जो साइज है वो सेम रहेगी, किसकी, एलिमेंट्स की, या इस एलिमेंट्स की एटॉमिक जो रेडियस है उसकी साइज भी कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नो चेंज। अब ये लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है d में ये 10 है, यहाँ पे भी 3d10 ही है। यहाँ पे 4s2 होता है, यहाँ पे 4s1 होता है। ठीक, यहाँ पे s में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 29, यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक 30, ये एक्सेप्शन है कॉपर एंड क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मेरा d10 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये इसकी जो, अब z इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे z इफेक्ट से ज्यादा होगा। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, z इफेक्ट से ज्यादा होगा, इसीलिए एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं z इफेक्ट की बात करूं तो z इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा, z इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट से, स्क्रीनिंग इफेक्ट z इफेक्ट से ज्यादा होगा, एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगी, मतलब निकेल के बाद एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इसी का मतलब उसकी साइज बढ़ेगी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गई 3D सीरीज। अब देखो हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक में जो सबसे पहला रो है हमारा पीरियड, वो है लैंथेनॉइड का। लैंथेनॉइड कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस दोनों में भी डिक्रीज ही होंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस एफ ब्लॉक में दोनों में भी डिक्रीज होगी। दो कौन कौन से, एक तो मैं बोल रहा हूँ लैंथेनाइड और दूसरा है एक्टेनाइड। लैंथेनाइड में भी डिक्रीज होगी और एक्टेनाइड में भी डिक्रीज होगी। बस लैंथेनाइड में जो डिक्रीज होगी वो होगी ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, और एक्टेनाइड में स्लोली डिक्रीज होगा। ठीक, स्लोली डिक्रीज होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और लैंथेनाइड कहां से कहां स्टार्ट होता है, सेलेनियम से ल्यूटेनियम तक, और एक्टेनाइड कहां से कहां स्टार्ट होता है, थोरियम से
लॉरेंशियन तक। तो ये था हमारा यह ब्लॉक। अब तक हमने देखा SPDF ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस किस तरह से वेरी करती है और पीरियोडिक टेबल में किस तरह से उसके ट्रेंड है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में। तब तक स्टे ट्यून, थैंक्स।